नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के अंतर्गत जो भी क्लासेस कर चुके हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो खैर, ये क्लासेस एजीटीए वालों के लिए और मंडी सचिव वालों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगी। तो ये इसमें हमने 100 क्वेश्चन शामिल किए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कर लिए। उसी के आगे आज बात करेंगे। तो हमारा अंतिम प्रश्न क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत कब करी गई थी। किस योजना की बात यहाँ पर की जा रही है? तो किसान मित्र योजना की बात की जा रही है। इसके विकल्प थे 18 जून 2005, 18 जून 2001, 18 जून 2000, 18 जून 2003। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या था? 18 जून 2001 को इसकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत करी गई। तो विकल्प कौन सा सही था? विकल्प बी आपका सही जवाब था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी आज की क्लास आरंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीज निगम का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बीज निगम है दोस्तों, इसको कब गठित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 15 फरवरी 2004, 15 फरवरी 2003, 15 फरवरी 2005, 15 फरवरी 2002। तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के लिए 15 फरवरी 2002 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बीज निगम का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन कब शुरू किया गया? जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, इसकी शुरुआत कब की गई? 2016-17, 2014-15, 2019-20 या फिर 2013-14। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2014-15 को एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत करी गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, जड़, कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू इत्यादि को कवर करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत करी गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर आरंभ हुई थी। तो वह कब हुई थी? 2014-15 में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमने कल इसको चलते चलते आखिरी में बताया भी था, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं किसी न किसी रूप में, कभी कभी सीधे तौर पर ही पूछ लिए गए हैं। तो खैर, आइए बात करते हैं। क्या कहा गया कि किसान क्रेडिट, इनको मिलान करना है आपको, कौन सा किससे सही सुमेलित है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब हुई, प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत कब हुई, प्रधानमंत्री अन्न आयदाता संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई। तो किसान क्रेडिट, ये दोस्तों इसमें कूट नहीं दिए गए क्योंकि इस पेज पे आ नहीं पाए थे। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1998 को इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं नबार्डा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1982 को इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? ये सही मिला हुआ है, 2017 को। प्रधानमंत्री अन्न आयदाता संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई? 2018 को हुई। तो गौर करने वाली बात है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड अभी जो केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसे कई बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो यह है क्या किसान क्रेडिट कार्ड, करता क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो इस पर किसानों को दोस्तों वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उनको कम ब्याज पर क्या किया जाता है? ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी खेती से संबंधित या फिर जो भी उनकी ज़रूरी आवश्यकताएँ हैं उसको पूरा कर सकें। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1998 में हुई थी। यह उन्हें किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इसमें किसानों को बैंक के द्वारा एक सामान गोद लेने का अधिकार आधार पर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए शुरू की गई थी। किसान इसका उपयोग आमतौर पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि को खरीदने के लिए कर सकते हैं। और इस पर हमने किसान क्रेडिट कार्ड पर विस्तार रूप से चर्चा करी है, उसमें अपने बजट सेशन में आप उसमें जा के देख सकते हैं। नाबार्ड की शुरुआत कब हुई? नाबार्ड की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस पर हम लोगों ने जो भी कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं वाला टॉपिक हमने कवर कराया है उसमें हमने इस पर विस्तारपूर्वक बात करी हुई है। खैर, इसकी अगर हम बात करें किस एक्ट के तहत हुई थी, तो वर्ष 1981 में नाबार्ड एक्ट के तहत वर्ष 1982 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक इसका फुल फॉर्म हो गया आपका। नाबार्ड की वेबसाइट क्या है दोस्तों? तो इसकी नाबार्ड की वेबसाइट क्या है? www.nabard
org इसकी इसकी वेबसाइट, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1982 में हुई थी। यह करता क्या है? तो यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं परियोजनाओं के लिए यह मदद मुहैया कराता है। अब स्थापना मैंने बता ही दी। इसकी वर्ष 1982 में हुई थी। 12 जुलाई वर्ष 1982 की इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 12 जुलाई वर्ष 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिश के आधार पर? अच्छा, एक्ट कौन सा था? तो वर्ष 1981 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2017 को प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत हुई थी। और इसकी कभी कभी यह भी पूछा जाता है सिफारिश किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है। इनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, तो इन्होंने अनुशंसा करी थी, तब इसका गठन किया गया था। बाकी बहुत ज़्यादा डीप में जानने के लिए आप इसके लेक्चर कर सकते हैं। मैंने उसमें कराया हुआ पूरा विस्तार पूर्वक, जो भी प्रश्न बन सकते हैं सभी उसमें कवर कराए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अन्न आयदाता संरक्षण अभियान 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रचलित कृषि क्रांतियों को सुमेलित कीजिए। जो कृषि क्रांतियाँ हैं दोस्तों, इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सी किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन क्या गया? पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति। इधर आपके दिए गए किससे संबंधित? प्याज उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, या फिर टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। तो एक एक करके समझते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति के अंतर्गत दोस्तों तिलहन उत्पादन को शामिल किया जाता है। वहीं गुलाबी क्रांति के अंतर्गत टमाटर और मांस को शामिल किया जाता है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन को शामिल किया जाता है। लाल क्रांति के अंतर्गत ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से देखते हैं दोस्तों। पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन उत्पादन को शामिल किया गया। गुलाबी क्रांति के अंतर्गत प्याज को शामिल किया गया। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध उत्पादन को शामिल किया गया, जबकि लाल क्रांति के अंतर्गत टमाटर एवं मांस का उत्पादन शामिल। ये गड़बड़ हो गया था। श्वेत क्रांति का उत्पादन, श्वेत क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, मैंने आपको जनक वगैरह के बारे में भी बताया था। कुछ अतिरिक्त अगर हम जानकारी की बात करें, जैसे स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो समग्र बागवानी, शहद, फल उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का उत्पादन किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का उत्पादन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। वहीं ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है ग्रे क्रांति। श्वेत क्रांति इसमें दे ही रखा है, दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति है आपकी, वह प्याज के साथ साथ फार्मास्यूटिकल उत्पाद, झींगा उत्पादन, इनसे भी संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति देख रहे हैं आप लोग, इस क्रांति की अगर हम बात करें, प्याज उत्पादन के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, झींगा उत्पादन इससे संबंधित है। और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट है। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, मैंने जनक बताए थे आप लोगों को। स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? निरपक टुटोजो के कहा जाता है। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। कभी कभी जनक भी दोस्तों पूछे जाते हैं, किस क्रांति का जनक किससे संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति का शार्ट में लिखूंगा यहाँ पर, स्वर्ण क्रांति का निरपक टिटोजो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो निरपक टुटेजो। वहीं नीली क्रांति
नीली क्रांति की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति दोस्तों, पीली क्रांति वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनक, किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा को कहा जाता है। सैम पित्रोदा को कहा जाता है। और गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? निरपक टुटेजो को। नीली क्रांति का जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन को। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को। पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को। जबकि गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। तो चीज़ें क्लियर होंगी अब आपको। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि का संबंध किससे है? दूध उत्पादन का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन का संबंध किससे? और उर्वरक उत्पादन का संबंध किससे है कह रहा है। तो वही मिलता जुलता प्रश्न है पूर्व प्रश्न से। तो खैर हरित क्रांति में क्या हुआ था? हरित क्रांति में दोस्तों इसकी शुरुआत वर्ष 1966-67 के दौरान हुई थी। ठीक है, मैंने इस पर कई बार चर्चा किया है। वर्ष 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। और तो हुआ क्या था? तो इसमें वैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो खाद्यान्न की काफ़ी कमी थी हमारे देश में। जो विदेशों से आयात हमें करना पड़ता था काफ़ी मात्रा में, और उनके अपने नखरे रहते थे। तो इसी के लिहाज से हरित क्रांति जब अपनाई गई तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। तो किस चीज़ से इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि है दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। अभी हमने पूर्व में बात करी मत्स्य जो पालन है वह नीली क्रांति के अंतर्गत आता है, जबकि उर्वरक का उत्पादन भूरी क्रांति के अंतर्गत आता है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या उपरोक्त सभी से? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है दोस्तों। आमतौर पर इसके अंतर्गत सभी क्रांतियाँ आती। देश के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्रांतियाँ शामिल हैं, जैसे हरित क्रांति हो गई आपकी, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, इन सभी का समग्र रूप से, इन सब का जो समग्र रूप है, जितनी भी क्रांतियाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से आपसे संबंधित हैं, इनका जो समग्र रूप है दोस्तों वो क्या कहलाएगा? इंद्रधनुषी या फिर सतरंगी क्रांति कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? या तो इंद्रधनुषी कहा जाएगा, या तो इंद्रधनुषी कहा जाएगा या सतरंगी कहा जाएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसमें महसूस किया गया? गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। तो हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 के दौरान हुई थी, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। वहीं विश्व की दृष्टि से बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अच्छा, भारत में आमतौर पर वैसे हरित क्रांति के अंतर्गत 2 फसलें शामिल थी। कौन कौन सी शामिल थी? गेहूं, चावल, ये 2 फसलें शामिल थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव आमतौर पर गेहूं की कौन सी प्रजाति थी? तो मैक्सिकन प्रजाति। और ये मुख्य रूप से 2 फसलें ऐसी थी जिन पर हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव था। किंतु अगर इन दोनों में से अगर हम बात करें तो ज़्यादातर दोस्तों गेहूं को लेकर के अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिला था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो चावल का अपना स्थान था। तो अगर इन दोनों 2 ऑप्शन अगर आप में दिए होंगे, मान लीजिए A और B अगर आपको दिया होता, तब तो आप दोनों टिक करते कि गेहूँ के उत्पादन भी और चावल के उत्पादन भी अच्छा खासा हमें वृद्धि देखने को मिली थी। किंतु अगर दोनों दिए हैं और A और B इसमें नहीं दिया गया, तब क्या हो जाएगा आपका? गेहूं दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा कि गेहूं के उत्पादन में। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस में महसूस किया गया? गेहूं के उत्पादन में महसूस किया गया था।
और मैंने बताया अगर आपके विकल्प ए और बी दोनों दिए होता तब दोनों सही हो जाते हैं। लघु कृषक विकास योजना कब आरंभ हुई थी? लघु विकास कृषक योजना की शुरुआत वर्ष 1971 के आरंभिक दौर में आरंभ में करी गई थी। इसके अंतर्गत होता क्या था? तो यह कार्यक्रम दोस्तों छोटे एवं सीमांत किसानों के मूल्यांकन एवं अध्ययन के लिए प्रारंभिक तौर पर असम के कामरूप जिले में इसका आरंभ किया गया था। पहली बात तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1971 में हुई थी। अगर हम बात करें कहाँ हुई थी, तो असम के कामरूप जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। असम के कामरूप जिले में। असम के कामरूप जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चल करके कालांतर में इसे वर्ष 1980 में इस कार्यक्रम का विलय IRDP में कर दिया गया था। IRDP में इसका आगे चल करके लघु कृषक विकास योजना का विलय कर दिया गया था। तो खैर लघु कृषक विकास योजना का शुरुआत कब हुई? वर्ष 1971 में इसकी शुरुआत हुई। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे? अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है, वैसे अक्सर तौर पर यह पूछा गया है कि हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 27 जनवरी 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी। कई बार यह भी पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई, 27 जनवरी 2003। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न उसमें आमतौर पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिसमें योजनाओं परियोजनाओं को लेकर के ज़्यादा वेटेज है। खासकर एग्रीकल्चर में तो इसकी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत भी योजनाओं परियोजनाओं का एक टॉपिक दिया गया है और कृषि अर्थशास्त्र में योजनाओं में तो टॉपिक के अंतर्गत ही योजनाएँ दी गई। तो उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्नों की आने की संभावना व्यापक रूप से है आपके सिलेबस में। और AGT उसमें मंडी सचिव में भी योजनाओं परियोजनाओं को लेकर के अच्छा खासा सिलेबस दिया गया उसमें। तो खैर अगर बात करें हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 27 जनवरी 2003 को हुई। किसके अंतर्गत, किसकी देख रहे हुए, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब आइए कह क्या रहा है कि इसका संबंध किससे, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है। ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से, या फिर पशुओं के चारे की व्यवस्था से, या जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से, या ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला है तो निजी प्रयास से। तो इसका सही जवाब क्या है? हरियाली कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसका संबंध किससे है दोस्तों? हरियाली जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से इसका संबंध है। किससे संबंध है हरियाली कार्यक्रम का? जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से इसका संबंध है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एवं मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत 27 जनवरी 2003 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हुई। इसके अंतर्गत आमतौर पर जल संचयन के प्रबंधन से इसका संबंध है। और वहीं इसके अंतर्गत समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? नगद फसलों से, खाद्यान्न से, सब्जियों से, या फिर निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। तो जो आपके राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है दोस्तों, जो भी निर्यात करने योग्य कृषि उत्पाद हैं उनसे संबंधित है। तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो विशेष कृषि उपज योजना है मनमोहन सिंह सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात करने के लिए, जो खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। तो किस सरकार के द्वारा? मनमोहन सरकार के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना की शुरुआत इनके शासनकाल के दौरान हुई थी। और इसका प्रमुख संबंध किससे? जो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से, उनसे यह संबंधित है आमतौर पर। इस योजना की घोषणा विदेश व्यापार नीति 2004 से 2009 के अंतर्गत करी गई थी। कब करी गई थी? जो विदेश व्यापार नीति आपकी थी उसके अंतर्गत 2004 से लेकर के 2009 के दौरान करी गई थी। इसमें
फल, सब्जियां, फूल और मूल्य संवर्धित उत्पादों को के जो निर्यात है उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किनको किनको? तो फल सब्जियां हो गई आपकी, फूलों और मूल्य संवर्धित उत्पाद। ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि फसल बीमा निम्नलिखित में से किसके एकाधिकार में है? जो फसल बीमा है वह किसके एकाधिकार में? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर नबार्ड जो बैंक है उसके अंतर्गत। तो जो फसल बीमा कंपनी है दोस्तों यह किसके जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत संबंधित है। किससे संबंधित है? विकल्प सी आपका इसका सही जवाब है, इससे संबंधित है। फसल बीमा हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना करी गई थी। इस स्थापना से पूर्व फसल बीमा योजना जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत देखरेख में या चालू कार्यरत थी। दोस्तों फसल बीमा निम्नलिखित में से किसके एकाधिकार में है? तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एकाधिकार में है। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू थी अक्टूबर 1999 में, दिसंबर 2000 में, अप्रैल 1998 में, नवंबर 1997 में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? अगर इसकी बात करें हम तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? अक्टूबर 1999 से 2000 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की। तो खैर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, अक्टूबर 1999। कहीं कहीं पर यह आपको ऐसे लिखा मिलेगा, रबी सीजन वर्ष 1999 से लेकर के 2000 ऐसे लिखा मिलेगा। तो इसको याद रखिए आप, और ज़्यादातर आपको यही मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्रश्न को हल करने के पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सही को ना पूछ करके गलत को पूछा जा रहा है। अच्छा, ज़्यादातर सही वाले होते हैं तो आप पढ़ने की जो आदत पड़ी होती है उसी हिसाब से टिक कर देते हैं, बाद में पता चलता है यार क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, हल करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। जल निकायों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल भर्तों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है आपका गलत है, यहाँ पर बात की जा रही। तो इसका सही जवाब दोस्तों है कुओं का निर्माण को लेकर के गलत। इसके अंदर कुएं का निर्माण इसमें शामिल नहीं है। जल निकायों की मरम्मत एवं नवीनीकरण शामिल है। जो भी जल निकाय हैं उनकी मरम्मत किया जाना चाहिए, उनका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, और नवीनीकरण भी इसमें शामिल है। जल भर्तों के पुनर्भरण में वृद्धि भी इसके अंतर्गत शामिल है, जबकि वर्षा संचयन और संरचनाओं का निर्माण भी इसमें शामिल है। खैर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई? तो जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, इसका आदर्श वाक्य था। इसमें पानी की बर्बादी को अपेक्षाकृत कम करना, जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। नए जल स्रोतों का निर्माण करना, पुराने जो भी जल स्रोत हैं उनको ठीक करना, जल संचयन के संसाधनों को बेहतर करना, अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास, परंपरागत तालाब, इन सभी की क्या होना? क्षमता में वृद्धि किया जाना। तो खैर हमारा प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें कुओं का निर्माण शामिल नहीं, बल्कि जल के निकायों की मरम्मत करना, उनका नवीनीकरण करना, जल भर्तों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, जो भी अन्य छोटे भंडारण हैं और भूजल विकास हैं, परंपरागत तालाब हैं, इनकी क्षमता को भी बढ़ाया जाना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और किस आदर्श वाक्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी? तो जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ करी गई थी।
अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। आपके विकल्प है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 2008-9 में, 2009-10 में, 2010-11, 2011-12। तो वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2011-12 में करी गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना के तौर पर यह 10 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर आरंभ हुई थी। यह किसकी उप योजना है, अगर आपसे पूछा जाता है यह किसकी ये उप योजना के तौर पर कार्य कर रहा है, उप योजना है, तो RKVY ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अभी इससे संबंधित पूर्व में एक प्रश्न कर चुके हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो भारत सरकार के द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा रेनफेड डेवलपमेंट कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में 2011-12 में इसकी शुरुआत हुई, जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना के तौर पर 10 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू है। कितने राज्यों में, तो 10 राज्यों में। इसका उद्देश्य क्या है, तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जो किसानों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की भरपूर कोशिश इसके द्वारा करी जा रही है। इनके अंतर्गत कृषि सांख्यिकी में नियोजित सूचना के स्रोत निम्न में से कौन है, जनगणना, नमूना सर्वेक्षण, खाता बही उत्पादन लेखांकन, राज्य और सहकारी कृषि उद्यमों द्वारा प्रस्तुत आवधिक एवं वार्षिक रिपोर्ट, या फिर सभी। तो कृषि सांख्यिकी में नियोजित सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं, ये सभी हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जनगणना शामिल है, आपकी नमूना सर्वेक्षण शामिल है, खाता बही में उत्पादन लेखांकन शामिल है, राज्य और सहकारी कृषि उद्यमों द्वारा प्रस्तुत आवधिक एवं वार्षिक रिपोर्ट, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल है। अगला हमारा प्रश्न है कि कृषि सांख्यिकी में अग्रणी सूचकांकों में किसे शामिल किया गया। जो कृषि सांख्यिकी है वो अग्रणी सूचकांकों में किसे शामिल किया जाता है, भूमि क्षेत्र एवं कृषि भूमि की सीमा, भूमि की संरचना एवं वितरण, बोया गया क्षेत्र एवं विभिन्न प्रकार के रोपण, कृषि फसलों की सकल फसल उपज, कृषि पशुओं की संख्या एवं उत्पादकता, सकल वाणिज्यिक एवं शुद्ध कृषि उत्पादन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कृषि सांख्यिकी में शामिल प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। या फिर कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत शामिल है। कृषि सांख्यिकी में कृषि सांख्यिकी का जो अग्रणी सूचकांक है उसके अंतर्गत भूमि क्षेत्र एवं कृषि भूमि की सीमा, भूमि की संरचना एवं वितरण, बोया गया क्षेत्र एवं विभिन्न प्रकार के रोपण, कृषि फसलों की सकल फसल उपज, कृषि पशुओं की संख्या एवं उत्पादकता, सकल वाणिज्य एवं शुद्ध कृषि उत्पादन, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल है। अगला हमारा प्रश्न है कि कृषि सांख्यिकी में शामिल प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। आंकड़ों का संग्रहण करना, उनका प्रसंस्करण करना एवं विश्लेषण करना। विकल्प ए क्या कह रहा है कि जो भी आंकड़े उनको संग्रह किया जाना, फिर उनका प्रसंस्करण और विश्लेषण किया जाना। कृषि उत्पादन के लिए वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजना तैयार करना, और उत्पादन की लागत, इनपुट आउटपुट अनुपात, विपणन परिवर्तन, मार्केटिंग विस्तार, ये इनमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो आपकी कृषि सांख्यिकी है उसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, उनका प्रसंस्करण किया जाना, उनका विश्लेषण किया जाना, कृषि उत्पादन के लिए वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजना तैयार करना, उत्पादन की लागत, इनपुट आउटपुट अनुपात, विपणन परिवर्तन, मार्केटिंग विस्तार, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, श्रम बल के आंकड़ों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। श्रम बल की संख्या, रोजगार, अन्य श्रम, पारिश्रमिक एवं श्रम उत्पादकता, या परिवहन के साधन। तो इसमें दोस्तों श्रम बल के आंकड़ों में परिवहन के साधनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो श्रम बल के जो आंकड़े होते हैं उनमें परिवहन के साधन को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी अन्य को शामिल किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि से संबंधित सूचकांकों में शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि से संबंधित सूचकांकों में क्या शामिल है? पूंजी श्रम अनुपात, ऊर्जा श्रम अनुपात, प्रमुख लागतें या फिर सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि से संबंधित सूचकांकों में पूंजी श्रम अनुपात, ऊर्जा श्रम अनुपात, प्रमुख लागतें, ये सभी दोस्तों शामिल होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पूंजीवादी देशों में कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? कृषि फसलों का उत्पादन एवं उपज, खनिज उर्वरक का उपभोग, कृषि का मशीनीकरण, कृषि उत्पादों को कीमतें या फिर सभी? तो पूंजीवादी देशों की अगर हम बात करें उसके अंतर्गत जो भी कृषि सांख्यिकी उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? कृषि फसलों का उत्पादन एवं उपज, खनिज उर्वरकों का उपभोग, कृषि का मशीनीकरण, कृषि उत्पादों की कीमतें, ये सभी इसमें शामिल की जाती हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं आंकड़े किसके? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी के आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ये उल्टा कर दिया है टाइप करने वाले ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं आंकड़े किसके? ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी के आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संस्थान के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के द्वारा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े जारी किए जाते हैं कृषि सांख्यिकी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, जिसमें विश्व स्तर पर भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करना इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों रोम में स्थित है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 की हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को हुई। वहीं इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। इसके अगर हम कुछ उद्देश्यों की बात करें, भूख, कुपोषण, खाद्य जो असुरक्षा है उसको समाप्त करना, पर्याप्त मात्रा में जो खाद्यों की चीज़ें उनकी व्यवस्था कराना, गरीबी को ख़त्म करना, सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास को समान रूप से बढ़ावा दिया जाना, जो भेदभाव है उसको थोड़ा कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना, ये सभी इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। खैर आपको याद क्या रखना है इसमें? तो इसको पहली बात तो याद रखना है कि इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े जारी किए जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के। और ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों रोम में स्थित है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संस्थान, जो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO है दोस्तों। WMO की अगर हम बात करें, WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड। कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो WMO का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई? मार्च 1950 को हुई। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वहीं बात करें WMO की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन के कन्वेंशन के लागू होने के बाद हुई थी। इस कन्वेंशन पर भारत के द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? खैर इतना ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, बस आप इतना याद रखिए
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी के द्वारा आंकड़े किसके द्वारा जारी किए गए, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किए गए। उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, 16 रोम में स्थित है, और जबकि इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। वहीं डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, तो मार्च 1950 को में इसकी स्थापना हुई थी। इतने से आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की बात की जा रही, कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कृषि सांख्यिकी प्रणाली क्षैतिज एवं लंबवत दोनों तरह से विकेंद्रित है। कह रहा है कि क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से विकेंद्रित है। कृषि हेतु प्राथमिक आंकड़े प्रांतीय सरकारों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि मंत्रालय देश के लिए आंकड़ों को समेकित करता है। राष्ट्र स्तर पर ऐसा कोई मंत्रालय जो राष्ट्रीय कृषि मंत्रालय को छोड़कर नहीं है, जो अपने कामकाज के हिस्से के रूप में कृषि संबंधित आंकड़ों को तैयार करने का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, कह रहा, तो विकल्प डी आपका सही नहीं है, बाकी अन्य आपके 3 सही हैं। भारत में कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त भी राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे मंत्रालय हैं जो अपने कामकाज के हिस्से के रूप में संबंधित आंकड़ों को तैयार करने का कार्य करते हैं। अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो जैव रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय हो गया आपका, कृषि व्यापार वाणिज्य मंत्रालय हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत दोस्तों इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत भारत में कृषि सांख्यिकी प्रणाली जो है क्षैतिज जो लंबवत दोनों तरह से विकेंद्रित है। ये बिंदु आपको याद रखने योग्य है, क्षैतिज एवं लंबवत दोनों तरह से विकेंद्रित है। और भारत में जो कृषि हेतु प्राथमिक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो प्रांतीय सरकारों के द्वारा एकत्र किए जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय कृषि मंत्रालय देश के लिए आंकड़ों को समेकित करने का कार्य करता है। भारत में कृषि आंकड़ों के लिए डेटा स्रोत कौन कौन से हैं, पशुधन गणना, कृषि जनगणना, समुद्र मत्स्यिकी जनगणना, सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण। तो ये तो खैर ऐसे आप ही बता लेंगे, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप आमतौर पर ऐसे ही बता लेंगे, सभी इसके अंतर्गत सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सांख्यिकी के क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा जा सकता है। सांख्यिकी के क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3, 2, 4 या 5। तो अगर हम इसकी सांख्यिकी के क्षेत्र के विभाजन की बात करें तो आमतौर पर इसे 3 भागों में बांटा गया, तो आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। वो कौन कौन से 3 भाग हैं, तो इसे अब अपने अध्ययन के अनुसार दोस्तों सैद्धांतिक सांख्यिकी, सांख्यिकी रीतियाँ और व्यवहारिक सांख्यिकी में बांटा जा सकता है। किसके किसके अंतर्गत बांटा जा सकता है, तो शायद एक हो गई आपकी सैद्धांतिक सांख्यिकी, एक हो गई आपकी सैद्धांतिक सांख्यिकी, एक हो गई सांख्यिकी रीतियाँ, एक हो गई व्यवहारिक सांख्यिकी, ये हो गए। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सांख्यिकी के क्षेत्र को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सैद्धांतिक सांख्यिकी, सांख्यिकी रीतियाँ, व्यवहारिक सांख्यिकी। अगला हमारा प्रश्न है कि सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत क्या क्या शामिल किए जाते हैं, प्रायिकता का सिद्धांत, विवरणात्मक सांख्यिकी का सिद्धांत, निर्वचन एवं पूर्वानुमान या और उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, प्रायिकता के सिद्धांत को शामिल किया जाता है। सांख्यिकी के अंतर्गत प्रायिकता के सिद्धांत को शामिल किया जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत क्या क्या शामिल किए जाते हैं, तो सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत प्रायिकता सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। वहीं सांख्यिकी के अभी हमने बात की थी, सांख्यिकी के क्षेत्रों को अध्ययन की सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में, सैद्धांतिक सांख्यिकी, सांख्यिकी रीतियाँ और व्यवहारिक सांख्यिकी।
वही अब बात की जा रही है कि सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो प्रायिकता के सिद्धांत सांख्यिकी के अंतर्गत उस प्रायिकता का सिद्धांत सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत प्रायिकता का सिद्धांत शामिल है। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो हमने 75 प्रश्न दोस्तों 75 प्रश्नों को कर लिया है और एक अंतिम इसकी और क्लास होगी, फिर हमने हमारे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से संबंधित 100 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।